हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस मनरेगा का नाम बदलने का लगातार विरोध कर रही है। तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि सरकार मनरेगा को समाप्त करेगी और राम के नाम पर समाज को बांट रही है। कांग्रेस 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले पर उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। करण मारा ने मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भाजपा विधायक का मनरेगा कार्ड भी दिखाया। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह बीएमसी की सभी 227 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। इसी के साथ पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची भी शुक्रवार को जारी कर दी। आम आदमी के इस फैसले को मुंबई की राजनीति में एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकायों में से एक है। आम आदमी पार्टी ने जारी बयान में कहा कि मुंबई आज बदहाल स्थिति से गुजर रही है, जबकि बीएमसी का सालाना बजट 74,447 करोड़ रुपए है। वहीं देखिए दोस्तों, गुजरात में मतदाता सूची एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोट लिस्ट जारी कर दी है। गुजरात में इसके बाद वोटरों की संख्या में भारी गिरावट आई। गुजरात में वोटरों की संख्या 5.08 करोड़ से घटकर 4.34 करोड़ हो चुकी है। राज्य में बिहार और बंगाल से भी ज़्यादा वोट डिलीट किए गए। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो संसद में भारी बवाल मचा। इसके बाद सबसे ज़्यादा विरोध बंगाल में सामने आया, लेकिन इन दोनों राज्यों के मुकाबले गुजरात में ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। राज्य में 73.73 लाख वोट हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटरों के नाम हटाने के संबंध में आपत्तियां और दावे 18 जनवरी 2026 तक अधिकारियों को जमा किए जा सकते हैं। वहीं अगली खबर देखिए, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्की छत के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के खाते में पैसा आने की तारीख की जानकारी मिल चुकी है। अगर आपने अभी तक पीएम केवाईसी के तहत फॉर्म भरा है तो आपके खाते में पैसा आने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 18,500 लाभार्थियों के खाते में 100 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम के अनुसार मेड़ता में मंगलवार 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान सीएम रिमोट का बटन दबाकर पीएम आवास योजना की किस्त का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। पीएम मोदी का बंगाल दौरा ये काफ़ी खास हुआ। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नादिया जिले के राणा घाट में लगभग 3200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जनसभाओं को भी संबोधित किया। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की। विभाग ने 87 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही एक शिक्षक को निलंबित भी कर दिया। यह कार्रवाई मिड डे मील योजना के कार्य में अनियमितताओं को लेकर की गई है, ताकि छात्रों को सही पोषण मिल सके। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खाद वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया। अब किसानों को उनकी भूमि के आधार पर ही खाद मिल सकेगी। 1 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले किसान को अधिकतम 7 बोरी यूरिया दी जाएगी। रबी और खरीफ सीजन के दौरान खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। पीओएस मशीन के माध्यम से होने वाली बिक्री को किसान के भू लेख रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर और कुशीनगर के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन अंतिम चरण में है। खाद्य तेल कारोबारी के नेपाल में ट्रेडिंग के सबूत मिलने के बाद गोलगढ़ क्षेत्र में छापा मारा गया। मंगलवार से शुरू हुए इस ऑपरेशन में 220 से अधिक अधिकारी शामिल रहे। जांच में नेपाल से जुड़े खाद्य तेल कारोबार और रियल एस्टेट में लेन देन की जानकारी भी मिली। शनिवार को सर्च ऑपरेशन पूरा होने की संभावना भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सम्राट चौधरी रक्सौल में 2 अरब से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इन योजनाओं से रक्सौल में बुनियादी ढांचे को मजबूत भी किया जाएगा और निवासियों के जीवन में सुधार होगा। यह कदम बिहार सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और रक्सौल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पटना में संपत्ति कर में वृद्धि से 5500 से अधिक मकान मालिकों और दुकानदारों पर बोझ बढ़ेगा। इस वृद्धि से शहर के निवासियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ने की भी संभावना है, क्योंकि अब उन्हें अपनी संपत्तियों पर अधिक कर देना होगा। यह खबर पटना के संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों देखिए, हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 900 से ज़्यादा जगहों पर रेड की, जिसमें 156 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 60 नई एफआईआर भी दर्ज हुई। पुलिस ने 44 फरार क्रिमिनल को पकड़ा और आर्म्स एक्ट के तहत 8 आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस ने दादरी में सोना चांदी, नूह में कैश और गुरुग्राम में 7 भगोड़े गिरफ्तार किए। इसके अतिरिक्त पुलिस ने नशीले पदार्थों और अवैध शराब की जब्ती भी की। वहीं अगली खबर देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जल्द ही एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल यानी कि एआई प्रयोगशाला का निर्माण होगा। इस परियोजना में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रयोगशाला विश्वविद्यालय के छात्रों और शोधकर्ताओं को एआई के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करने और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे गोरखपुर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल में एचआरटीसी अपने 3200 बसों के बेड़े से 2.5 किमी से कम औसत माइलेज वाली 500 पुरानी बसों को हटाने के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। इन बसों को 2 महीने में हटाया जाएगा। नई बसों की खरीद के साथ टेम्पो ट्रेवलर भी खरीदे जाएंगे। 250 डीजल बसों के लिए दोबारा टेंडर होंगे। 24 सीटर की 100 मिनी बसों के अलावा 100 टेम्पो ट्रेवलर भी खरीदे जाएंगे। नगर निगम 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद भी कर रहा है, जिससे हिमाचल के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण आईजीआई एयरपोर्ट पर 129 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिसके चलते हजारों यात्री प्रभावित हुए। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा बने रहने की संभावना जताई और लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। चलिए अगली खबर देखिए, चीन ने नागरिक उपयोग के लिए रेयर अर्थ के निर्यात को मंजूरी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकोन ने कहा, रेयर अर्थ से संबंधित वस्तुओं पर चीन का निर्यात नियंत्रण किसी विशिष्ट देश को लक्षित नहीं करता। चीन सरकार आवेदन को मंजूरी देगी जब तक निर्यात नागरिक उपयोग के लिए है, नियमों का अनुपालन करता है। चीन वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर बनाए रखने के लिए संबंधित देशों के साथ सहयोग करेगा। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पत्नी को घर खर्चे का हिसाब देने के लिए कहना अपराध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परिवार के वित्तीय मामलों पर सवाल करना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। यह फैसला वैवाहिक संबंधों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। कोर्ट के अनुसार पति को यह जानने का अधिकार होगा कि घर खर्च में कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी खबर, गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने और त्वरित निवारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, असम के लुमडिंग डिवीजन में सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई, जिससे इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे। इस हादसे में कई हाथियों की मौत हो गई, लेकिन कोई यात्री इससे हताहत नहीं हुआ। ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की रेल सुविधाएं इससे बाधित है और रेलवे बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। वहीं देखिए, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब लाइसेंस के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। परिवहन विभाग के सचिव श्रवण कुमार ने एजेंसी को 24 घंटे के भीतर लाइसेंस जारी करने के सख्त आदेश दिए हैं। इससे आवेदकों को तुरंत लाइसेंस मिल सकेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और इंडियन बैंक के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार टीएमबीओ को अब हर महीने 1.65 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि विश्वविद्यालय के विकास और अन्य कार्यों में काम में ली जाएगी। इस साझेदारी से विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता मिलेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद होगी। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बात कर अतिरिक्त संसाधन और सहयोग का आग्रह भी किया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री यादव ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया और वैज्ञानिक प्रबंधन पर भी जोर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक महिला ने पशु चिकित्सक पर शादी का झूठा वादा करके रेप और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मुलाकात पशु डॉक्टर कृष्ण प्रताप यादव से क्लिनिक में हुई थी, जिसके बाद दोनों दोस्त बने। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने शारीरिक संबंध बनाए और गर्भपात भी करवाया। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण विसंगति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने राजस्व परिषद को चेतावनी दी है और राजस्व लेखपाल सहित सभी भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही किसी भी त्रुटि या लापरवाही को बर्दाश्त न करने की भी बात कही। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अब होटल, दुकान और रेस्टोरेंट सहित किसी भी वाणिज्य संस्थान पर 14 साल से कम उम्र के किशोर काम नहीं कर सकेंगे। साथ ही 14 से 18 वर्ष तक की कम उम्र के किशोर अब रात की पारी में भी काम नहीं कर सकेंगे। रात की पारी में 18 साल से अधिक उम्र के युवकों को ही काम पर रखा जा सकेगा। चलिए अगली खबर देखिए, पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ वोट बैंक को साधने के लिए 6 महीने से खाली चल रहे जिला और महानगर अध्यक्ष पदों की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शुक्रवार को उदल सिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष और शब्बीर अब्बास को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं देखिए, उड़ीसा में विधायकों के वेतन में वृद्धि के मामले में बीजेडी ने यू टर्न ले लिया। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पार्टी ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की। जनता की नाराजगी और विपक्षी दलों के दबाव के कारण बीजेडी सरकार को अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं देखिए दोस्तों, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मुलाकात हुई, उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामना भी दी। वहीं अगली खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रियल एस्टेट कंपनियों से अपनी परियोजनाओं की योजना बनाते समय हरित क्षेत्रों को भी जगह देने का आग्रह किया और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने की जरूरत पर भी जोर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक विधानसभा ने नफरती भाषणों पर लगाम लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगाना है। यह कानून भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके लाया गया है।